वुमेन्स एम्पावरमेंट की अक्सर बात होती है। इसमें 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो मुझको लगता है कि जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जैसे कि वुमेन्स को एजुकेशन में हर चीज में बढ़ावा मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स में जूडो कराटे एंड ऑल दैट, तो ये सब बाहर है। वुमेन्स एम्पावरमेंट एक्चुअली तभी होगा जब वुमेन्स को, लेडीज को, गर्ल्स को सोल कॉन्शियसनेस की तरफ, जब तक उनका कॉन्शियसनेस लेवल नहीं बढ़ेगा तो असल में एम्पावरमेंट नहीं होगा। अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो महिलाओं का जो भी जिस फील्ड में जाना चाहेंगे तो उनकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ जो उनको करना चाहिए जो उनके ऊपर वायलेंस तरह तरह के होते हैं, चाहे रेप हो या अनफॉर्म हो, उसमें भी कमी आएगी। तो इस बारे में आपका क्या जो विचार है बताने की? मुझे लगता है कि जो किसी भी तरह का एम्पावरमेंट है, फंडामेंटल एम्पावरमेंट तो आंतरिक है, वो अंदर से ही आएगा। बाहर के प्रयास भी होने चाहिए, बाहर के प्रयासों में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा रहा है कि बाहर से बहुत सारी कोशिशें नहीं करी गई तो भीतर की चीज़ें भी पिछड़ गईं। और एक कंप्लीट व्यू अगर देखा जाए मेरी दृष्टि में, तो वो भीतर और बाहर दोनों का एक समन्वय और संतुलन लेकर चलना चाहिए। भारत में हमने भीतर की बात तो बहुत करी, लेकिन बाहर जो एक्शन होना चाहिए या उसका डिस्प्ले होना चाहिए, उसकी बहुत कोशिशें नहीं करी, तो वो बदलाव फिर उतना प्रभावी नहीं हो पाया। आज की तारीख में फिर से एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि लोग बाहरी बदलाव की तो ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन आंतरिक बदलाव की कोशिश नहीं करते हैं। दोनों पहलुओं पर काम होना चाहिए, भीतरी भी और बाहरी भी। लेकिन ये जो मैन और वुमेन का डिफरेंस है, पहले तो हमको इस पर सोचना चाहिए। फंडामेंटल चीज ये है कि हम इस पर सोचें कि ये भेद सचमुच में है भी या हमने क्रिएट किया है। टाइप ऑफ वायलेंस, उनके बारे में हम बात करें। पैसिव और एक्टिव वायलेंस, उनके बारे में बात करें। और आजकल जो महिलाओं की कंडीशनिंग है, जो उनकी सोच है, गौर से अगर देखा जाए तो वो भी उनकी अपनी नहीं है। यानी कोई स्त्री अगर कहे कि ये मैं सोचती हूं, तो उसके माध्यम से पूरा समाज सोचता है, या पुरानी जो एज ओल्ड चीजें चली आ रही हैं वो सोचती हैं। तो अपना मन जैसी चीज स्त्री के अंदर बहुत मुश्किल से मिलती है और पुरुष के अंदर भी मुश्किल से मिलती है। दोनों में यहां पर कोई बड़ा भारी फासला नहीं है। हमको देखना ये पड़ेगा कि उस पुरानी कंडीशन सोच के बीच से क्या कोई रास्ता बनता है, क्या उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है। पहली चीज यह है, मुझे लगता है कि जो एज ओल्ड कंडीशनिंग है उस पर काम किया जाए। जैसे पुरुषों के अंदर जो बाहरी तौर से समस्या उभरती है वो है ईगो की, अहंकार की, और महिलाओं के अंदर जो ईगो इन्वर्ट होकर अपनी समस्या पैदा करता है वो जेलसी। एक है एग्रेशन और एक है पॉजेसिवनेस। इन दोनों के अंदर जो ये चलती हुई भावनाएं हैं, इनके तार सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। अब पॉजेसिवनेस एक ऐसी चीज है जो अनेक अनेक तरह की बीमारियों और परेशानियों में कन्वर्ट हो जाती है। महिलाओं को अभी तक बहुत दबाया गया, सामाजिक रूप से उनको सप्रेस किया गया।
तो इन जो आंतरिक तार हैं इनको सुलझाने की ज़रूरत इस समय ज़्यादा है कि अगर ईगो का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उनकी वजहें क्या हैं, वो एक इनर सोल्यूशन होगा। और पॉजिटिवनेस की जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो क्यों पैदा हो रही हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। पुराने समय से जब महिलाओं पे सप्रेशन की पॉलिटिक्स हुई सामाजिक रूप से, तो खास तौर से महिलाओं ने उसका अचेतन रूप से बदला लेने के लिए, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है यहाँ पर, तो सप्रेशन का अचेतन बदला हुआ पॉजिटिवनेस के रूप में। और सारे परिवारों का संकट देखिए यही है, सारे परिवारों में और खास तौर से विवाहित लोगों की समस्याएं सुनिए तो मैं हैरान ये रह जाता हूँ कि जिसकी अभी 2-4 महीने की शादी हुई है और जिसकी 20-25 साल और 50 साल, 50 साल वाले थोड़े डेटा कम है, लेकिन वो भी मेरे पास जब आते हैं तो उनके समस्याएं, उनके झगड़े और उनकी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। कभी कभी तो मुझे हैरानी होती, डायलॉग तक सेम होते हैं। तो खास तौर से परिवारों में जो समस्या है, सबसे पहले मुझे लगता है कि वहां पर सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। परिवार समाज का सेंटर है, उसकी देखा जाए उसकी बुनावट का आधार है। तो मूलतः जो परिवारों में एम्पावरमेंट आना चाहिए उस पर काम होना चाहिए। और एम्पावरमेंट के नाम पर ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ सही है वहाँ पर और हमको केवल एम्पावरमेंट करना है, हमको उस साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का सल्यूशन भी तलाशना है। क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में जो कलेक्टिव फीमेल कंडीशनिंग है वो बहुत सारे सोशल जो ढांचे थे उनसे कंटेमिनेट हो गई है। तो एम्पावरमेंट के लिए बाहर से कोशिश बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन भीतर के तौर पे सल्यूशन की पॉजिटिवनेस का इशू सॉल्व हो, जेलसी का इशू सॉल्व हो, ईगो का इशू सॉल्व हो, जो परिवारों में कलह और प्रतिद्वंदिता कंपटीशन है वो इशू सॉल्व हो। तो ये मिलजुल कर इशू सॉल्व होंगे तो एक नए किस्म का एम्पावरमेंट निकलेगा। अभी तो हर परिवार में एवरेज 90% परिवारों में अपने किस्म की कलह है और जिसको दबाया जाता है वो इनडायरेक्ट होकर उस पर फिर अपना काम करता है। तो अगर अभी सभी लोगों से पूछा जाए तो पुरुष कहेंगे नहीं हम भी बहुत परेशान हैं, महिलाएं कहेंगे हम भी बहुत परेशान हैं। कोई ये नहीं कह पाएगा कि हाँ हम बिल्कुल आज़ाद स्थिति में हैं, क्योंकि एक की आज़ादी दिखाई देगी दूसरे की नहीं दिखाई देगी, वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। फंडामेंटली छोटे छोटे बाहरी काम हों वो ब्यूटीफुल हैं, दे आर डेकोरेटिव आइटम्स एक्चुअली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज डेकोरेटिव आइटम्स इनर कॉम्प्लेक्सिटी का सलूशन होना चाहिए। इनर एम्पावरमेंट का मतलब है इनर कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व हो। अब वो कैसे सॉल्व होगी, ये पॉजिटिवनेस का इशू कैसे टैकल होगा, उसकी क्या प्रॉब्लम है, जेलसी और ईगो के इशू कैसे टैकल होंगे, इनके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। यूजुअली रिलेशनशिप जो है वो सीसॉ जैसी रहती है, ऐसा मुझे लगता है। एक टॉप डाउन होता है, एक अंडर डाउन होता है, कभी वो टॉप पे आता है कभी वो डाउन होता है। ऐसा फिक्स ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते रिलेशनशिप के मामले में। और एसेंशियली ये सब पावर गेम है, ईगो की टसल है ये सब, और किसको ज्यादा ये करता है। तो उस क्या सही है ये? टसल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए रिलेशनशिप का बेस तो लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम का मतलब है कि हमें एक दूसरे की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। प्रेम की जब बात करते हैं तो प्रेम का जो की वर्ड है एक दूसरे की एक्सेप्टेंस, एक दूसरे का पूरा स्वीकार, वो जैसा भी है,
उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करना, बस ये प्रेम है। लेकिन रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो पावर गेम है। जैसे कहीं भी कोई व्यक्ति पावर में हो, वो चाहेगा कि सबको अपने ही तरह से ढाल दे। तो परिवारों में भी यही होता है। तो परिवारों में प्रेम है, लेकिन प्रेम शेयर मार्केट की तरह है। इट इज एग्जैक्टली लाइक शेयर मार्केट। तो उसमें कितने परसेंट का प्रेम बढ़ रहा है और घट रहा है, उससे मार्केट बड़ा अफेक्टेड होता है, सेंसेक्स की तरह। तो अगर हमारा जो प्रेम का मसला है उसमें एक्सेप्टेंस बढ़े, पॉजिटिवनेस कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर पाएं, तो प्रेम की मात्रा भी बढ़ेगी। ये कहना कि प्रेम बिल्कुल नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रेम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम नहीं, लेकिन प्रेम की मात्राएं घटती बढ़ती हैं, और वही परिवारों को अच्छा और बुरा बनाती हैं। लोग भिन्न भिन्न हैं, तो मुझे लगता है उनको उस भिन्नता के साथ जीने की आज़ादी होनी चाहिए। और अगर हम भिन्नता के साथ जीने की आज़ादी परिवारों में सीख लें, तो समाज में हिंसा क्यों कर होगी। समाज में जो बाहर वायलेंस दिखाई देता है, वो ज़्यादातर तो इसीलिए है कि कोई हमसे भिन्न है तो हम उसको उस तरह से बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो रेसिज्म हो या किसी भी तरह का हिंसा का वातावरण हो। सब में भावना वही है कि दूसरा अगर हमसे भिन्न है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्त्री पुरुष के बीच भी यही देखा जाए बड़ा प्रिमिटिव स्ट्रगल है, बड़ा ही आदिम संघर्ष है कि स्त्री और पुरुष भिन्न हैं। वो आंतरिक रूप से समान है लेकिन एक जैसे नहीं है। और ये भिन्नता जो है ये एक सामंजस्य बन सकती है, भिन्नता एक ऑर्केस्ट्रा का फॉर्म ले सकती है, एक रिदम का फॉर्म ले सकती है, लेकिन प्रारंभिक रूप से भिन्नता चुनौती बनती है, चैलेंज बनता है। तो जहां कहीं कोई हमको हमसे भिन्न दिखाई देता है, हम पावर स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, हम उसको दबाना चाहते हैं, उसको पजेस करना चाहते हैं। जहां कहीं कोई हमसे भिन्न दिखेगा, ये अचेतन संघर्ष शुरू होता है। तो स्त्री पुरुष के बीच का जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो उनकी भिन्नता की वजह से। तो अगर हम भिन्नता में सामंजस्य के साथ रहना सीख लें और एक्सेप्ट कर लें कि लोग भिन्न हैं, स्त्री पुरुष तो एक डुअलिटी का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, तो वो बहुत फंडामेंटली भिन्न है। लेकिन सब कुछ भिन्न है, हर कोई भी यूनिक है। तो ये चीज तो परिवारों में ही सीखी जा सकती है। परिवारों में रिवॉर्ड पनिशमेंट ये भी क्या कहते हैं एडमिनिस्टर करना पड़ता है कभी कभी, उचित हार्मनी पैदा करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि रिवार्ड पनिशमेंट की परिवार में ज़रूरत है, क्योंकि हम परिवार को भी कंपनी की तरह चलाते हैं और अभी तक के परिवार ज़्यादातर कंपनी बनकर ही रह गए हैं। परिवारों में तो जैसे कि अभी पहले मैंने बात कही, प्रेम और स्वीकार्यता ही सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। रिवार्ड और पनिशमेंट तो हम तब बीच में लाते हैं जब लोगों का चेतना स्तर बहुत कम हो। अगर लोग चेतन रूप से बहुत ही अविकसित हैं और बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तब उनको चलाने के लिए थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आमतौर से तो हमको मानना ये पड़ेगा कि परिवार चेतन लोगों का एक समूह है, तो वहाँ पर हमको और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे इसके लिए। रिवार्ड पनिशमेंट बड़ा पुराना और अविकसित रास्ता है। अच्छा, पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी के सेंटर में परिवार का ये होता था, अब सब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। अभी भी परिवार एक्चुअल में प्रॉपर्टी गेम ही है,
परिवार सुविधा सहूलियत को बनाने की एक व्यवस्था है, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, एंड इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन, पारस्परिक शोषण पर खड़ी हुई व्यवस्था है। इसको पारस्परिक पूरक बनाना कैसे? हाँ, पारस्परिक पूरक विकास है, हाँ, लेकिन प्रारंभिक रूप से पारस्परिक शोषण ही है, क्योंकि जरा से हित किसी के टकराते हैं और परिवारों में कलह पैदा हो जाती है। अगर प्रेम की बात है तो हित नहीं टकराएंगे, हम समझेंगे बात को, लेकिन ज़्यादातर तो सुविधा और सहूलियत पर खड़ी हुई व्यवस्थाएं ही हैं, और सुविधाएं अगर हटाई जाएं, सहूलियतें हटाई जाएं, वो कन्वीनियंस हटा लिए जाएं, संबंध बिखरने लगते हैं। तो उनसे आगे हटकर हमको समझने की ज़रूरत है कि वो पारस्परिक शोषण से हट के पारस्परिक पूरक और अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप बने, और वो हमारी अवेयरनेस पर बेस्ड होगा। जब हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तो हमको ये रियलाइजेशन होगा कि हमको दूसरे व्यक्ति का शोषण करने की ज़रूरत नहीं है या मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे अंतर संबंधित ही है, और अस्तित्व अगर उसको तुम्हारे साथ लाया है तो कोई अंतर संबंध उसमें होगा जो विकसित होगा, धीरे धीरे वो फलीभूत होगा। भय पर जब आधारित है तो हम एक दूसरे की गर्दन पकड़ के रखना चाहते हैं। परिवारों में ज़्यादातर समस्या है एक दूसरे की गर्दन पकड़ कर रखने की, क्योंकि भय पर खड़ा है। वो भय पर नहीं खड़ा होना चाहिए। भय तभी है जब व्यक्ति के अंदर सजगता कम है, और सजगता ज्यादा है तो कोई भय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी मुकाम पे, अभी जैसे इतने लोग हैं और हम लोग ये बच्चों को भी ट्रेनिंग नहीं देते या किसी को, अगर कोई देखे किसी के भी जीवन की सुरक्षा, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता, किसी का स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य, सब एक रहस्यमय शक्ति के आधार पर खड़ा हुआ है, अनएक्सप्लेनेबल फोर्स है जिस पर खड़ा हुआ है, किसी पर कोई डिपेंड नहीं है। अगर आज मैं प्रसन्न हूं तो मेरी प्रसन्नता पर किसी तरफ से कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और वो अप्रसन्न है तो नहीं, स्वस्थ है तो भी, अस्वस्थ है तो भी। लेकिन हम फिर परिवार में कारण दूसरे को बनाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये अंतर संबंध तब दिखाई देगा कि हमारी जिंदगी को दूसरा नहीं बना रहा है, वो जो डिवाइन फोर्स है या कॉस्मिक फोर्स है या कॉस्मिक लॉ है वो क्रिएट कर रहा है। हम लोग केवल उस पीस और हैप्पीनेस को शेयर कर रहे हैं आपस में बैठ के रिलेशनशिप में, लेकिन एक दूसरे में वो इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंजेक्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोई कर पाए। अगेन रहा सुरक्षा का सवाल, तो सुरक्षा बहुत सारे भौतिक मानदंडों पर खड़ी है, मटेरियल बेस पर खड़ी है, और कहीं ना कहीं से देखा जाए वो भी पार्ट ऑफ इल्यूजन ही है। सुरक्षा, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सुरक्षित नहीं बना रहा है। लोग अपनी यात्रा और अपनी नियति के अनुसार अपने अपने ढंग से सुरक्षित हैं। वो व्यक्ति है तब भी और वो व्यक्ति नहीं है तब भी, जिंदगी तब भी चलती रहती है। जो लोग साथ में हैं साथ में नहीं रह जाते हैं तब भी, और साथ में रहने के बावजूद भी वो सुरक्षा कितनी मिल पाती है ये एक अलग प्रश्न है। तो जिस चीज को लेकर लोग डरे रहते हैं वो सारे डर भी किसी न किसी रूप में बेमानी है। ये एक अवेकनिंग है अगर इसको देखा जा सके। तो लैक ऑफ लव ही है, ऑब्वियसली लैक ऑफ लव है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है आमतौर से, अगर पति पत्नी के संबंधों की बात करी जाए, जो फंडामेंटली मैं उन्हीं को संबंध मानता भी हूँ, क्योंकि बाकी संबंध तो नेचर गिवन है, गॉड गिवन है, तो उन संबंधों को नहीं गिनना चाहिए, लेकिन गिन सकते हैं किसी रूप में। लैक ऑफ लव में ही व्यक्ति को लगता है कि अगर
इसने मुझे छोड़ दिया या इसने मेरा ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा। अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। और अगर समाज का सर्वेक्षण किया जाए तो जिसको जिसको छोड़ना है वो छोड़ता ही है। हमारी कोई व्यवस्था, कोई प्लानिंग, कोई चीज काम नहीं आती, ना हमारे मैनिपुलेशन काम आते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं समाज को देखता हूं तो मुझे लगता है एक निश्चित किस्म का प्रेम है लोगों में, एक बॉन्डिंग फोर्स की तरह से लोगों को जोड़े हुए है। तो ऐसे कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है जिस भय पर खड़े हुए हैं लोग। अभी तो मैंने पहले जैसे कहा था, अभी जिनकी शादी को 1 महीना हुआ वो मेरे पास आएंगे तो उनको भी भय यही है कि दूसरा छोड़ के चला जाएगा। छोड़ दिया तो 25 वालों को भी यही भय और 50 वालों को भी यही भय। छोड़ के कोई नहीं जा रहा, लेकिन असुरक्षा का वातावरण। और कभी कभी क्या होता है कि जब लोग ऐसी बातें ज्यादा करने लगते हैं तो अपने इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को एंजॉय करने लगते हैं। वो सबसे डेंजरस और खतरनाक फैटल सिचुएशन होती है कि अगर वो ड्रामा ना हो हफ्ते में 1 आध दिन तो उनको खाली खाली लगता है। वो उनका नरिशमेंट बन जाता है, एक विशेष सर्किल शुरू हो जाता है। अगर लव होगा तो हमको किसी साइकोलॉजिकल ड्रामे की जरूरत नहीं होगी। हम पीसफुली रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। और यकीन मानिए जब प्रेम सचमुच में होता है तो जो सबसे पहली चीज बढ़ती है, वो परिवार हो, व्यक्ति हो या समाज हो, शांति। हमें बात करने की उतनी जरूरत नहीं रह जाती, शांति बढ़ती है। बातें भी एक किस्म की बेचैनी है, हम शांत होते हैं और शांति के पीछे एक अननोन और अनएक्सप्लेनेबल सा ब्लिस होता है। लेकिन जब प्रेम कम होता है तो लड़ाई झगड़ा, अशांति बढ़ती है, क्योंकि उससे हमें जिंदा होने का एहसास होता है। जो भी व्यक्ति कहीं भी उलझता या झगड़ता है, चाहे वो सड़क पे झगड़ रहा हो या घर में झगड़ रहा हो, सड़क पे किसी से उलझ रहा हो या घर में उलझ रहा हो, स्पिरिचुअली एक बात बिल्कुल तय है कि उसका लेवल ऑफ अलाइवनेस या लेवल ऑफ अवेयरनेस काफ़ी कम है और वो अपने अंदर उस अलाइवनेस को महसूस नहीं कर पा रहा है। जब वो किसी से उलझता है तभी उसको अलाइवनेस का एहसास होता है, तो वो एडिक्शन जैसा बन जाता है। इसलिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब लव है तो लव का मतलब यही है कि हमारा लेवल ऑफ अलाइवनेस बहुत इंटेंस है और उसके साथ साथ फिर शांति भी है। हमको ज़रूरत ही नहीं लगती उलझने की। और जो लोग बहुत लंबे समय साथ रह लेते हैं उनको फिर बात करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं लगती, शांति से वो रह सकते हैं, कम बात किए हुए रह सकते हैं। और यही ध्यान या स्पिरिचुअलिटी को जीना है, लिविंग उसकी है। लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो वो उसका एक्सप्लोजन होता है, तो कैसे इसको रोका जाए? मतलब उसकी लाइफ में यंग एज से बहुत तरह के डिजायर्स हैं या सप्रेशन हुआ है जो कि एक स्टेज पर एक्सप्लोजन का फॉर्म ले लेती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? परिवारों में मैनेज किया जा सकता है, बड़ा सिंपल है, लेकिन हम लोग उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति भी ये प्रश्न पूछे, यानी कि जब भी कोई ये बात उठाए और जिसको लगता हो कि समाधान आना चाहिए, तो पहले समाधान उसको अपने अंदर लाना होगा, अपने अंदर शांत होना होगा। और इन डीपर वे, क्योंकि ह्यूमन माइंड इंटरकनेक्टेड है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी इंटरकनेक्टेड है, वो एक जोड़ की तरह काम करती है। अगर हमारे अंदर आई तो धीरे से दूसरे के अंदर भी जाएगी, उसके सिस्टम को, उसके जो सर्किट्स हैं उनको प्रभावित करेगी बिना कुछ कहे हुए। अब हम क्या करते हैं कि हम भी अशांत हैं, हमारे अंदर भी बेचैनी है और हम दूसरे को शांत बनाने की कोशिश भी करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ह्यूमन माइंड का जो बिहेवियर है वो बड़ा अलग ढंग से अपना काम करता है। लोग उसके बारे में बहुत ठीक से जानते नहीं। जैसे कि हमारी आदत ट्रीटमेंट और कुछ न कुछ रिफॉर्म करने की पड़ गई।
तो हमको लगता है कुछ करना चाहिए। अब किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, कितना भी एज ओल्ड सेपरेशन हो, तो हमको लगता कुछ इस पे करना चाहिए। हमको कुछ किया नहीं जा सकता उस पर, क्योंकि वो सिचुएशनल बैकग्राउंड में उभर कर सामने आ रहा है। वो जिसको कहते हैं ना, वो परिस्थितियां वैसी अगर मिल रही हैं उसको, तो उस तरह की चीज़ें उसमें पनपने लगेंगी। जैसे हमारी शरीर में देखा जाए, डॉक्टर्स भी कहते हैं तमाम तरह के बैक्टीरियाज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बहुत तरह के। अगर वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाए खास बैक्टीरिया के लिए, तो वो उभर कर उस डिजीज का रूप ले लेगा। अगर वो इन्वायरमेंट उसको पनपने का ना मिले, तो डोरमेंट पड़ा रहेगा। इसी तरह से माइंड में तरह तरह की कंडीशनिंग, तरह तरह के स्ट्रीक्स, तरह तरह के सप्रेशंस पड़े हुए हैं। जैसे वातावरण में वो पड़ जाता है, उस तरह की चीजें उभरने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला तो इसका नियम यही है कि अगर किसी घर में अशांति का वातावरण हो, सेपरेशन, फ्रस्ट्रेशन और इनके उभरने की स्थितियां हों, तो घर का एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति ये बीड़ा उठाए और अपने को शांत करे, अपने को ठीक करे, इस बात का गिल्ट लिए बिना कि दूसरा इतना अशांत है तो मैं शांत कैसे हो सकता हूँ। परिवार में अक्सर लोग एक गिल्ट ले लेते हैं, बड़ा ही अजीबोगरीब गिल्ट, कि अब ये इतना अशांत व्यक्ति है, इतना परेशान है, दुखी है, तो मैं कैसे शांत और प्रसन्न हो जाऊं। तो वो कभी नहीं होने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, ये परपेचुअल रिएक्शन पैदा हो जाता है। जब वो ये तय करता है कि ये अशांत है और दुखी है, तो मैं शांत कैसे हो जाऊं। नहीं, ये वाले शांत की बात नहीं कर रहा हूं, वो कोने में बैठे हैं। तो परिवार में जो एनर्जी जनरेट हुई होती है, वो गोल गोल घूमने लगती है, हॉवर करने लगती है उसमें। हमको लोगों को इस गिल्ट से फ्री करना है, इस अपराध बोध से मुक्त करना है कि आप हो सकते हैं अकेले शांत और प्रसन्न, इसमें आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा अपनी नियति, अपनी सोच, अपने कर्मा, उसके हिसाब से ही वो कर रहा है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपका हाथ कोई कहे तब भी नहीं है, किसी के जीवन में किसी का हाथ नहीं है, नियमतः। और जब आप प्रसन्न होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे, तो इंटरकनेक्टेड माइंड की जो चीज है और इंटरकनेक्टेड हमारा जो इनर वर्ल्ड है, उसके वजह से उस व्यक्ति के अंदर भी वो चीज जाने लगेगी। और मैं समझता हूँ कि देर सवेर बिना कुछ किए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हमारा प्यार भी यही है, जो प्रेम की बात है, वो प्रेम भी यही है कि हम पहले अपने को उस स्थिति में ले आए चीज़ों को। कई ऐसे उदाहरण हैं पुराने साहित्य में कि जब कोई व्यक्ति बहुत मानसिक उथल पुथल से और बड़ी विक्षिप्तता की स्थिति में भी किसी मास्टर के पास, किसी गुरु के पास गया, तो गुरु ने उसे कोई रास्ता नहीं बताया, कोई उपाय भी नहीं बताया कि तुम ये करो, तुम कैथारसिस करो और तुम ये वाली टेक्निक करो, ये मंत्र चैंट करो। उसने कुछ नहीं बताया। उसने बात सुन ली और उसने कहा ठीक, जो चल रहा है जैसा उसमें अपना चलते रहो। और धीरे धीरे व्यक्ति शांत हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया, क्योंकि उसको वातावरण दूसरे किस्म का मिलने लगा। और दूसरे किस्म के वातावरण से, जिसमें अपने आप ही शांति की तरंगें थीं, उसकी अंदर की जो शांत की अवस्था थी वो उभर कर सामने आई और पुरानी चीज़ें पीछे चली गई। तो हर इंसान के अंदर मल्टीपल फेसेज होते हैं। जैसे बॉडी में न्यूमरस बैक्टीरिया है, तो माइंड में भी मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या ग्रंथियां हैं वो पड़ी होती हैं।
वो हमारे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं। तो हमको वो वातावरण घर का बदल देना चाहिए, अपने आप को उस जोन में ले आना चाहिए, तो बहुत बदलाव लाया जा सकता है इस चीज़ के। और अपने इटसेल्फ अपने आप प्रसन्न होने में कभी भी अपराध बोध अनुभव नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़।